हेलो फ्रेंड्स। जून 2018 का कॉन्ट्रैक्ट 2 का सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। स्टेट एनी टू राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। श्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो अधिकार बताइए लेनदार की तरफ। व्हेन श्योरिटी परफॉर्म्स हिज गारंटेड ड्यूटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जब श्योरिटी मतलब जो गारंटी लेता है या किसी आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट में है उसकी श्योरिटी लेता है, उसने अपना गारंटेड ड्यूटी जो उसने ड्यूटी ली थी, गारंटी देने की ड्यूटी ली थी, उसने अगर पूरी की है तो उसे क्या अधिकार है? द श्योरिटी विल हैव द सेम राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। जो श्योरिटी वाला आदमी जिसके लिए श्योरिटी लाया था उसको जो अधिकार था लेनदार के तरफ से, सेम अधिकार गारंटर को रहेगा अगर वो जो आदमी जिसके लिए गारंटी ली गई थी वो बाजू हट जाता है। तो जो उसके अधिकार थे कॉन्ट्रैक्ट में वही अधिकार गारंटर के रहेंगे। When surety performs his guaranteed duty under the contract of guarantee, the surety will have the same rights against the creditor which the creditor had against the principal debtor. अब principal debtor कौन है? Principal debtor वो आदमी है जिसके लिए गारंटर ने गारंटी लिया था कि तू कॉन्ट्रैक्ट कर, अगर कुछ भी होता है तो जो भरपाई नुकसान होगा वो मैं भरूंगा। ऐसा कह के जो सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया था उसको कहते हैं प्रिंसिपल डेब्टर। राइट टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू शू द प्रिंसिपल डेब्टर। गारंटर के पास लेनदार को, क्रेडिटर को शू करने का मतलब उसके ऊपर केस करने का पूरा अधिकार रहेगा। ये अधिकार डेप्टर को भी था, इसको भी रहेगा। तो सारे अधिकार जो डेप्टर को रहेंगे वो इसको भी रहेंगे। राइट टू डिमांड फ्रॉम द क्रेडिटर ऑल सिक्योरिटीज विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट डेप्टर। अगर डेप्टर ने श्योरिटी कोई दी होगी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो श्योरिटी ये डिमांड कर सकता है। आफ्टर द सबरोगेशन, सबरोगेशन का मतलब होता है तीसरे पार्टी का आगे आना, मतलब वो खुद आगे आ रहा है और जो प्रिंसिपल डेब्टर है उसको हटा रहा है, तो जो उसको कहते हैं तीसरे आदमी का आगे आना, उसको बोलते हैं सबरोगेशन। तो राइट टू डिमांड फ्रॉम द क्रेडिटर ऑल सिक्योरिटीज विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेब्टर आफ्टर द सबरोगेशन। जो प्रिंसिपल डेब्टर ने सिक्योरिटी दी थी, सारी की सारी सिक्योरिटी वो डिमांड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कैन एक्सरसाइज जनरल लीन? जनरल लीन कौन कौन जनरल लीन कौन कौन एक्सरसाइज कर सकता है, कौन कौन उपयोग कर सकता है? जनरल लीन कैन बी एक्सरसाइज बाय बैंकर्स। जनरल लीन जो है, जो बैंक वाले होते हैं वो लोग जनरल लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। वार फिंगर का मतलब होता है घाट। जैसे कोई शिप आती है, कोई शिप जाती है, तो शिप में जो कंसाइनमेंट आता है वो कंसाइनमेंट को रिटेन किया जा सकता है। ओके, तो वार फिंगर मतलब किसी पानी का घाट होता है, उसे वार फिंगर कहते हैं। फैक्टर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स मतलब जैसे लाइफ इंश्योरेंस वाले रहते हैं या मेडिक्लेम वाले होते हैं, LIC वाले होते हैं, वो सारे के सारे पॉलिसी ब्रोकर्स। अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट के अटॉर्नी। स्टेट एनी 4 काइंड्स ऑफ बेलमेंट। 4 प्रकार की बेलमेंट बताइए। बेलमेंट ऑफ कैरेज,
बेलमेंट ऑफ कैरेज मतलब बेलमेंट ऑफ गाड़ी, जैसे कहीं कोई हम लोग भाड़े पे गाड़ी करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, और या तो फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट, अरे भाई मुझे सामने वाले को माल देना है, मैं को ज़रा गाड़ी आप दीजिए, मैं आपकी गाड़ी यूज़ करता हूँ, नहीं आपकी को भाड़ा दूंगा, आपकी गाड़ी में माल पहुँचा के आइए, आपको भाड़ा दे दूंगा, ओके, उसको बोलते हैं बेलमेंट ऑफ कैरेज। बेलमेंट फॉर रिपेयर्स, अगर कोई चीज़ खराब हो गई है तो हम देते हैं बनाने के लिए, तो बेलमेंट ऑफ रिपेयर मतलब बेलमेंट ऑफ रिपेयर, कोई चीज़ खराब हो गई हो उसे दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए जो हम देते हैं उसको कहते हैं बेलमेंट ऑफ रिपेयर्स। बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी, किसी को हम पैसे उधार दे रहे हैं और उस पैसों की गारंटी के लिए हमने अपने पास सेफ्टी के तौर पे अगर किसी को कोई चीज़ रखी है तो उसे कहते हैं बेलमेंट ऑफ कस्टडी। बेलमेंट फॉर हायर, हायर मतलब कोई चीज़ हमने भाड़े पे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखो कैरेज में मैंने जो कहा था वो था ट्रांसपोर्ट, कोई चीज़ हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मुझे अपनी गाड़ी दो, मैं अपना मटेरियल वहाँ पे पहुँचाऊँगा, उसका मैं आपको पैसा दे दूँगा। दूसरा है हायर मतलब भाड़े पे उठाना, बेलमेंट ऑफ हायर। बेलमेंट ऑफ फॉर प्लेज, प्लेज को जैसे हम मॉर्गेज बोल सकते हैं, हाँ, कोई पेपर्स जो हैं, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर मेरे पास रखा जाता है और उसके अगेंस्ट में पैसा लिया जाता है, तो वो जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं मैंने बेलमेंट ऑफ फॉर प्लेज हैं, ओके। बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी पैसों के या बिना किसी चीज़ की लेन देन के बगैर जो बेलमेंट होती है उसे बोलते हैं बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन। डिफाइन द टर्म बेलर एंड बेली, बेलर और बेली का मतलब समझाइए। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर, जो पर्सन सामने वाले को गुड्स देता है, जैसे एक कस्टमर टेलर के पास अपने कपड़े देता है तो वो कस्टमर जो है वो बेलर कहलाएगा और टेलर जो है बेली कहलाएगा। टेलर को करना क्या है, कपड़े सी के उसको वापस देने का है, इसके लिए उसको बेली कहा जाता है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर, जो पर्सन आदमी को सामने वाले को गुड्स देता है उसे बेलर कहा जाता है। द पर्सन टू whom दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली, जिसको गुड्स दिया जाता है उसको बेली कहा जाता है। एक्सप्लेन पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी में, पार्टनर्स की अथॉरिटी, पार्टनर्स के पास क्या अधिकार है, क्या राइट है, वो किन चीज़ों का हकदार है इन एन इमरजेंसी में। A partner has an authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence. पार्टनर के पास सारी अथॉरिटियां हैं, सारे एक्ट्स मतलब काम करने की पूरी अथॉरिटी दी गई है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस, ताकि किस हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको लॉस ना हो, नुकसान ना हो। अब इमरजेंसी में जैसे लॉकडाउन हो गया है, कोई आदमी मुंबई में फंसा है, कोई मद्रास में फंसा है, कोई कर्नाटक में फंसा है, और उस इमरजेंसी में मुंबई में हमें किसी भी हालत में वो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करने का है, तो उसको अथॉरिटी है, अगर नुकसान हो रहा है फर्म को तो वो अकेला बैठ के अथॉरिटी है कि वो अपना डिसीजन लेके काम करे, और वो जो डिसीजन लेगा वो पूरे फर्म को बाइंड करेगा, ओके। A partner has an authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case, acting under similar circumstances। ऐसा सेम परिस्थिति आ जाती है अगर किसी नॉर्मल आदमी के ऊपर, तो वो उस परिस्थिति में क्या कर देगा, उसी भावना से, इंटेंशन से जो पार्टनर एब्सेंस ऑफ दूसरे पार्टनर के एक्ट करेगा उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी प्रूडेंस। मतलब खुद का अगर धंधा हो, पर्सनल धंधा हो, उसमें वो आदमी क्या करता था वही पार्टनरशिप को उसको करना है, उसको करते हैं
by the person of ordinary prudence in his own case acting under similar and such act bind the firm. मैंने आपको बताया था जो डिसीजन वो लेगा वो पूरे फर्म को बाइंड करेगा. State any two grounds on which the firm can be compulsorily dissolved. पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह से कंपल्सरी डिसॉल्व होती है, ऐसे दो ग्राउंड्स बताइए. A firm is compulsory dissolved by the adjudication of all the partners. सारे पार्टनर्स मिलके कोई हल निकालते हैं, कोई नतीजा लाते हैं, या उनके पास कोई मैटर जाता है एडजुडिकेशन के लिए. एडजुडिकेशन मतलब उसको सॉल्व करने के लिए. बट वन एज इंसॉल्वेंट, उसमें से एक आदमी दिवाला घोषित किया हो. अगर एक आदमी दिवाला घोषित किया है तो बाकी के जो पार्टनर हैं उनके पास वो मैटर चला जाएगा और वो पार्टनर्स जो हैं आपस में मिलके नतीजा निकालेंगे कि अपने को पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कंपल्सरी बंद करनी है. By the happening of any event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried out. ऐसा कोई काम for the partners to carry out in partnership. पार्टनरशिप में ऐसा कोई बिजनेस करना जो अनलॉफुल हो जाए. जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी आदमी जो इंडिया में रहता है चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि मैं तुझे मटेरियल भेजूंगा, लेकिन उससे पहले चाइना और इंडिया के बीच में वॉर हो जाती है. तो उस समय चाइना हमारा एनिमी एलियन कंट्री कहलाएगा. उसके साथ सारी जो हमारे बिजनेस डील्स हैं वो समाप्त की जाती हैं. उस समय अगर हम चाइना के साथ डील करेंगे तो वो हमारा बिजनेस अनलॉफुल हो जाएगा. ओके, तो अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ पर्सन. अगर एक आदमी दिवाला अपने आप को घोषित करता है तो बाकी के पार्टनर्स मिलके उस नतीजे को निकाल सकते हैं. और दूसरा, अगर कोई अपना बिजनेस एक्ट अनलॉफुल हो जाता है. ये दो ग्राउंड्स हैं जिसमें कंपल्सरी पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ती है. What does future goods means under the Sale of Goods Act 1930? Future goods mean goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making of the contract of sale. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो आदमियों के बीच में हो चुका है, लेकिन मटेरियल है ही नहीं. उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया. जिस प्रकार से आज सोने का भाव है 45,000 रुपया, मुझे मालूम है कि 50,000 रुपया उसका भाव होने वाला है. तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले को फ़ोन करूंगा, भाई मैं तुझे 40,000 रुपये भेज रहा हूं, मेरे को 1 तोला सोना मेरे लिए बुक करके रख. तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले को 40,000 रुपया दे के वो मेरा मटेरियल बुक कर लेगा और उसी समय अपने कारखाने में बोल देगा कि आप ये पार्टी का जो इन्होंने बोला है वो बनाना चालू करो. 10-15 दिन के बाद 50,000 रुपया हो गया भाव. अब मैं उसके पास जाऊंगा, भाई मेरा तो बुकिंग हो. बोलेगा हाँ आपका बुकिंग है, आपका मटेरियल साइड करके रखा है. तो मैं उसे बाकी का पैसा दे के मैं अपना मटेरियल छुड़ा सकता हूँ. एक्चुअली इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ था, मटेरियल जब सौदा हुआ था तब मटेरियल नहीं था, पहले कॉन्ट्रैक्ट बना, उसके बाद वो गुड्स बना जो डिलीवरी किया गया. उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स. फ्यूचर गुड्स मीन गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद सेलर को मिलता है उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स. Who is a mercantile agent under the Sale of Goods Act 1930? Mercantile agent. Mercantile agent means a mercantile agent having in the customary course of business as such agent. Customary course. Customary course मतलब जो हमारे कस्टम्स हैं, हमारे जो पुराने तौर तरीके हैं बिजनेस करने के, उसको बोलते हैं कस्टम.
ओके, मर्कर हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट, जो हमारे नॉर्मल तौर तरीके हैं बिजनेस करने के लिए, उसमें जो एजेंट होता है उसे हम मर्केंटाइल एजेंट कह सकते हैं। अथॉरिटी आइदर टू से, जिसको अथॉरिटी देती है हमारे पूरे गुड्स बेचने की, जितना अलॉट किया गया हो उसको, और टू कंसाइन गुड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, या कुछ जो हमारे गुड्स हैं उसको कंसाइन किया गया हो, उनको दिया गया हो सेल करने के लिए, और टू बाय गुड्स, वो चाहे तो हमारे फर्म के लिए गुड्स खरीद सकता है, और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, हमारा माल उसको दे के पैसे उठाना कि भाई मैं तुमको 1 लाख रुपए का माल दे रहा हूँ, मेरे को फ़िलहाल 75,000 रुपीज़ चाहिए, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। Mercantile means a mercantile agent having the customary course of business as such agent, authority either to sell goods, जो उसको अथॉरिटी दिया गया हो गुड्स बेचने का, कंसाइन ऑफ गुड्स, गुड्स जो है सामने वाले कंसाइनमेंट करने का, बिजनेस करने का, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बेचने का अधिकार, और टू बाय द गुड्स, खरीदने का अधिकार, और सिक्योरिटी पे गुड्स रख के पैसा इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता है। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस व्हेन गारंटी बिकम्स इनवैलिड, गारंटर की गारंटी कब इनवैलिड होती है? गारंटी बिकम्स इनवैलिड व्हेन गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर। मिसरिप्रेजेंटेशन, वो चीज़ दिखाना जो सच नहीं है, झूठ है, उस प्रकार से दिखाना, उस झूठी चीज़ को इस प्रकार से दिखाना कि वो सच है, उसे कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। लेनदार को मिसरिप्रेजेंटेशन करके गारंटर की गारंटी इनवैलिड हो जाती है। व्हेन गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट और कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल फैक्ट, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, कोई सच को छिपाया गया हो, या किसी ऐसी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर जो हमें उसको बतानी चाहिए लेकिन हम चुप रहे, एज टू मटेरियल फैक्ट मतलब वो मटेरियल को लेके। When a guarantee is given on contract that creditor shall not act on until co-surety joins, guarantor is given on a contract that guarantor ने कॉन्ट्रैक्ट में बुलाया है कि लेनदार को कोई भी एक्शन लेने का नहीं है जब तक दो श्योरिटी, को श्योरिटी का मतलब है दो श्योरिटी, भाई दूसरा आदमी प्रिंसिपल डेप्टर के ऊपर एक गारंटर नहीं है, दो जने मिलके गारंटी देंगे तब तक तुम्हें कोई एक्ट करना नहीं है, और उसने कहे कर दिया तो उसको बोलेंगे कि तेरी गारंटर की गारंटी नहीं है। हु इज द प्रिंसिपल डेप्टर? प्रिंसिपल डेप्टर कौन रहता है? द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेप्टर। उस आदमी को प्रिंसिपल डेप्टर कहा जाता है जिसके व्यवहार पे, जिसके कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग गारंटी लेते हैं, उसको जिसके बदौलत गारंटी ली जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेप्टर। तो ये जून 2018 का शॉर्ट क्वेश्चंस थे। आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे करेंगे, फिर सिचुएशनल करेंगे, फिर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।